पुलिस वालों में से एक ने कहा, अरे मर गया होगा वो अब तक तो, कितनी घनी झाड़ियां हैं, यहाँ पर ये लोग तो हमें परेशान कर रहे हैं, नहीं तो खा गया होगा जंगली जानवर उसे। वो बोल ही रहा था कि तनु ने उसे पीछे खींचकर एक झापट लगा दिया और उसे जलती हुई आंखों से उसे देखकर बोली, कुछ नहीं हुआ है उन्हें, अपनी गंदी जबान से यदि उनके लिए कुछ भी कहा तो भूल जाऊंगी तुम पुलिस में हो। मोहित ने उसे पीछे खींचा और कहा, दी शांत हो जाओ, वो ढूंढ रहे हैं, परेशान मत हो, चलो। तनु ने रोते हुए कहा, उसे मेरे तेज के बारे में ऐसा कहा कैसे, वो ठीक है, मेरा दिल कह रहा है। मोहित ने भी रुआंसे होकर कहा, हाँ दी, जीजू ठीक है, तुम परेशान मत हो। शिल्पा और राजवीर ने देखा मोहित ने तनु को संभाल लिया है तो वो दोनों पुलिस के पास पहुंच गए थे। उधर पुणे में तेज को अभी तक होश नहीं आया था। उसकी हार्ट बीट अचानक से बहुत तेज हो गई थी। उसके पास बैठी नर्स ने जैसे ही देखा वो दौड़कर डॉक्टर ममता के केबिन की ओर बढ़ गई। ममता ऑलरेडी किसी को चेक कर रही थी। उसने जैसे ही सुना उसने नवीन की ओर देखा और बाकी पेशेंट को चेक करने को कहा और खुद तेज के रूम की ओर बढ़ गई। उसने तेज को देखा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने देखा तेज बेहोशी में ही किसी का नाम लिए जा रहा था। ममता ने नर्स को एक इंजेक्शन का नाम लिख कर दिया और जल्दी लाने कहा। फिर वो सलाइन की बोतल ठीक करने लगी। वो कुछ देर तेज को देख रही थी, फिर उसने धीरे से तेज का हाथ पकड़ा, पर उस पकड़ के साथ ही जैसे बिजली का करंट ममता के शरीर में दौड़ गया था। उसने जल्दी से तेज के हाथ से अपना हाथ अलग करके कहा, क्या हो तुम और कौन हो? पहली बार किसी पेशेंट का हाथ पकड़कर मैं घबराई हूँ। कैसी कशिश है तुम में? तुम्हें देखने के बाद क्यों दिल करता है तुम्हें और देखूं? किसका नाम ले रहे हो? कुछ भी साफ नहीं है, पर इतना जरूर जानती हूँ वो कोई खुशनसीब है, शायद बहुत खुशनसीब है। तो उसके लिए ही सही अपने आप को संभालो, तुम्हें जीना है अपनी उस खास के लिए। बोलते बोलते ममता की नजर मॉनिटर पर बराबर बनी हुई थी। ममता ने फिर कहा, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तुम्हें देखकर लग रहा है अभी भी तुम्हारे दिमाग में वो है। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, ममता का वादा है तुमसे। नर्स इंजेक्शन लेकर आ गई थी तो डॉक्टर ममता ने वो इंजेक्शन तेज को लगा दिया था। उसने प्यार से तेज का माथा सहलाया तो तेज के माथे पर बल पड़ गए। उसने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं छीन नहीं रही हूँ तुम्हारी उस खास की जगह। मैं डॉक्टर हूँ, बस और कोई नहीं। उसने नर्स को तेज की केयर करने कहा और फिर हॉस्पिटल में राउंड लेने चली गई। उसके जाते ही डॉक्टर नवीन तेज के रूम में आए। उन्होंने तेज और ममता के बीच जो हुआ वो देखा था। उसने गहरी आंखों से तेज को देखा और फोन लगाकर गजोदर को बुलाया। इस बार गजोदर ने फोन उठा लिया था, शायद उसकी नींद पूरी हो गई थी। डॉक्टर नवीन ने तेज को देखते हुए गजोदर से कहा, देखिए, जिस पेशेंट को तुमने यहाँ एडमिट किया था उसे लेकर कहीं और एडमिट कर दो। गजोदर ने चौंकते हुए कहा, पर मैं उसे कहाँ लेकर जाऊंगा साहब, वैसे भी गरीब आदमी हूँ और डॉक्टर मैडम ने कहा ही था कि उन्हें आज होश आ जाएगा, पर अभी तक नहीं आया क्या? वो खुद ही अपना पता बता देंगे तो उनके घर वाले उन्हें लेकर किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएंगे। बेचारा भला आदमी लगता है, इतनी दया तो कर सकते हैं। आप लोगों ने जान बचाई है उसकी, भगवान उसका फल जरूर देगा आपको। नवीन गजोदर की बातों से चिढ़ गया था तो उसने खींचते हुए कहा, ये सब छोड़ो, सुबह कहाँ थे? पुलिस आई थी, तुमसे पूछताछ करनी थी, पर अब अगले हफ्ते थानेदार साहब आएंगे, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाना। गजोदर ने हाँ कह दिया। फिर दोनों साइड से फोन रख दिया गया। नवीन ने फिर गहरी नजर तेज के ऊपर डाली। तेज की हार्ट बीट अभी फिर तेज होने लगी थी, पर उसे नजरअंदाज करके नवीन बाहर चला गया। नर्स जो किसी काम से कुछ देर के लिए बाहर गई थी, दौड़कर ममता के केबिन में जा पहुंची और हांफते हुए तेज की तबीयत के बारे में ममता को बताया। उधर शिमला में रिसेप्शनिस्ट ने जैसे ही विक्रम को अपनी ओर आते देखा, उसकी मुस्कान कई फीट लंबी हो गई। आखिर विक्रम उनका खास गेस्ट जो था। विक्रम ने आते ही रिसेप्शनिस्ट से पूछा, जी ये नंबर 303 की मैडम यहाँ से बाहर गई है क्या? रिसेप्शनिस्ट ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ वो शायद हल्द्वानी घाटी जाना चाहती थी, कहीं आप उसकी बात तो नहीं कर रहे हो? विक्रम ने जैसे ही ये सुना उसके कान खड़े हो गए। वो वहां से जाने लगा तो रिसेप्शनिस्ट से कहा, विक्रम जी आपसे बात करनी थी। विक्रम ने उसे देखा, फिर कहा, थैंक्स सही खबर देने के लिए, पर मैं यहाँ नहीं रुक सकता, तो आकर आपकी बात सुनता हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने मुंह बनाते हुए कहा, लो ये भी चले गए, एक इनके लिए तो तैयार हुई थी, एक नजर देख लेते, एक खूबसूरत परी उनका जाने कब से इंतजार कर रही है। विक्रम ने पार्किंग से अपनी कार निकाली और हल्द्वानी घाटी की ओर बढ़ गया। उधर प्रीति जब होटल से निकली थी तो रिसेप्शनिस्ट के दिए नंबर पर कॉल करके टैक्सी को बुलवा लिया था। वो टैक्सी का वेट ही कर रही थी।
कि सुधा के भेजे हुए आदमी आ गए कार लेकर। वो 2 आदमी थे, जिसमें से एक प्रीति की और एक रिसेप्शन की ओर बढ़ गया। उनमें से एक ने प्रीति के पास आकर कहा, आप प्रीति मैडम है ना? आपने ही टैक्सी बुक कराई है हल्द्वानी घाटी के लिए? प्रीति ने एक नजर उसे देखा और कहा, हाँ, पर आप तो जल्दी आ गए। आप तो 20 मिनट में आने बोल रहे थे और आप तो बस 10 मिनट में ही आ गए। चलो ठीक है। वो आदमी हंसते हुए बोला, आप ही तो बोल रही थी जल्दी आना है, तो देखिए जो सवारी मैं टैक्सी में लेने वाला था उसे नहीं लिया और सीधे आपके पास आ गया। ठीक किया ना मैंने? उसकी बातों से प्रीति को अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी, पर उसने उसे नजरअंदाज करके टैक्सी की ओर बढ़ गई। जब कुछ पल टैक्सी आगे नहीं बढ़ी तो उसने उत्सुकता से पूछा, अब तो मैं आ गई हूँ, तो आगे बढ़ाओ टैक्सी। अभी तो बड़े कह रहे थे आपको जल्दी जाना था, इसीलिए जल्दी आ गया, तो अब रुके क्यों हो? टैक्सी वाले ने होटल के अंदर नजर गड़ाए हुए कहा, वो मेरा दोस्त है जिसे हल्द्वानी घाटी जाना है, बस आ ही रहा है। प्रीति ने उसे घूरते हुए कहा, देखो मुझे कराटे भी आते हैं, कुंगफू में मैं मास्टर हूँ, मेरी सैंडल में भी खील लगे हैं और मेरे पर्स में पेपर स्प्रे हमेशा रहता है। उस आदमी ने, जो रवि का दोस्त था, प्रीति की ओर मुस्कुराते हुए देखकर कहा, मैडम परेशान ना हो, हम कुछ ना करेंगे आपको, बस मेरे दोस्त को जाना है इसीलिए रुका हूँ। वैसे भी वहाँ जहाँ आप जा रही हैं आर्मी एरिया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। रवि आ रहा था, जिसे देखकर उसके दोस्त ने राहत की सांस ली। रवि का चेहरा बता रहा था उसका काम वहाँ हो गया है। उससे मुस्कुराते हुए प्रीति को देखा, पर प्रीति ने नजर घुमा ली। रवि और उसके दोस्त ने एक दूसरे को देखा, फिर आगे कार बढ़ा ली। प्रीति को देखकर रवि के मन ने कहा, भगवान ने कितनी फुर्सत से बनाया है इसे, जब से फोटो देखी थी रह ही नहीं पा रहा हूँ। उफ, ये खूबसूरती बस कुछ समय बाद सिर्फ मेरी होगी। वैसे भी सुधा मैडम ने तुम्हें डराने को कहा है, तो डरा तो हम देंगे, पर मजा लेने के बाद। रवि अपने प्लान पर खुश था। उधर विक्रम के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसने मन में कहा, ये लड़की हमेशा मेरी परेशानी बढ़ाती है। जब मैंने कहा था कि मैं ले जाऊंगा तो अकेले जाने की क्या जरूरत थी? फोन भी नहीं लग रहा है और ये मौसम। उसने अपने कांटेक्ट के सारे आदमियों को हल्द्वानी घाटी पहुंचने कह दिया था और उन्हें प्रीति की फोटो भेजकर ढूंढने कह दिया था। विक्रम ने अपने पिता की पावर को कभी भी यूज नहीं किया था, पर आज जाने क्यों उसे प्रीति को लेकर डर बैठ गया था, तो उसने आज अपनी जिद को छोड़ प्रीति के लिए ही सही अपने पापा के आदमियों को काम पर लगा दिया था। मौसम बिगड़ रहा था, आगे का रास्ता बंद कर दिया गया था, पर ट्रैफिक ज्यादा नहीं था, इसलिए भीड़ भी नहीं हुई। विक्रम के आदमी सभी जगह फैल गए थे, कोई कोना नहीं छूटा था। अभी उजाला था तो रवि ने अपने प्लान में कुछ बदलाव कर दिया। प्रीति हल्द्वानी घाटी पहुंच गई थी। उसने उनसे आर्मी एरिया का पता पूछा, जो पास ही था। रवि ने कहा, मैडम आप बुरा ना माने, लेकिन अभी आप जिनसे मिलने आई है वो नहीं मिलेंगे। प्रीति ने रवि को देखते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ किससे मिलने आई हूँ? रवि हंसते हुए बोला, मैडम लोग यहाँ 2 ही कारण से आते हैं, या तो घूमने या फिर आर्मी जवानों से मिलने। पर आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अभी जवानों के निकलने का टाइम नहीं हुआ है। वो 6 बजे टुकड़ियों में बाहर आते हैं कुछ जरूरी सामान लेने, तब आपकी मुलाकात हो जाएगी। और रही बात उनसे मिलने के लिए पास की, तो वो तो कल सुबह ही मिलेगा। प्रीति ने एक नजर घड़ी में डाली, अभी तो बस 4 ही बजे थे, 2 घंटे बाकी थे, क्या करूं? रवि उसकी बेचैनी देखकर मुस्कुरा दिया और कुटिलता से बोला, वैसे एक खास जगह जानता हूँ मैं, यहाँ पहाड़ी में गिरती हुई बर्फ के क्या नजारे होते हैं वहाँ। उधर पुणे में गजोधर और डॉक्टर नवीन की फोन पर बात हो गई थी, जिससे कुछ हद तक डॉक्टर नवीन गजोधर और बेड पर बेहोश पड़े तेज से नाराज थे। डॉक्टर नवीन, जो ममता की तरफ आकर्षित थे, ममता को तेज के प्रति अट्रैक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर नवीन फोन रखकर रूम से बाहर जा रहे थे, पर जाते जाते एक गहरी नजर तेज के ऊपर डाली। तेज की हार्ट बीट अभी फिर तेज होने लगी थी, पर उसे नजरअंदाज करके डॉक्टर नवीन रूम के बाहर चले गए। वो ममता की नजदीकी को एक पेशेंट के साथ सह नहीं पा रहे थे। उन्होंने मन में कहा, ममता एक पेशेंट से कैसे आकर्षित हो सकती है? मैंने जो देखा वो नजरों का धोखा भी तो नहीं था। अब तो मैं भी चाहता हूँ कि ये जल्दी ठीक होकर घर चले जाए या फिर मर जाए, क्योंकि यदि ये जिंदा है और हॉस्पिटल में है तो शायद ममता का मन इस आदमी के प्रति झुक भी सकता है, जो मैं कभी नहीं होने दूंगा। जब तक नवीन उस रूम में था वहाँ नर्स नहीं थी। उसके रूम में आने के पहले डॉक्टर नवीन वहाँ से चले गए थे, बगैर तेज को देखे। नर्स, जो किसी काम से कुछ देर के लिए बाहर गई थी, जब वो तेज के रूम में वापस आई, उसने देखा तेज तेजी से सांस ले रहा है, तो वो अपनी तरफ से ऑक्सीजन लेवल चेक करने लगी। उसने मन में कहा,
डॉक्टर ममता अभी थोड़ी देर पहले ही इनका ऑक्सीजन लेवल बैलेंस करने वाला इंजेक्शन देकर गई है, तो अचानक क्या हो गया? जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो दौड़कर ममता के केबिन में जा पहुंची और हांफते हुए तेज की तबीयत के बारे में ममता को बताया। डॉक्टर ममता जो केबिन में जस्ट आई थी, नर्स की बात सुनकर तेज के रूम में जा पहुंची। वो मॉनिटर पर तेज का ऑक्सीजन चेक करने लगी। उसने मन में कहा, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद ही मशीन पर सब कुछ सेट किया था, फिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? यदि दिमाग का ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया होगा तो ये खतरे की बात है, ये कोमा में भी जा सकता है। मैं इतनी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ नर्स के अलावा और कोई नहीं था। वो मन की उलझन के लिए रूम के बाहर जा रही थी। फिर रुक रुक कर नीता से बोली, मेरे जाने के बाद तुम रूम में ही थी ना? नीता हड़बड़ाते हुए बोली, मैडम मैं तो यहीं थी, बस वो कुछ देर के लिए बाहर गई थी, पर जल्दी आ गई थी। उस बीच कोई आया था या नहीं मुझे नहीं पता। ममता सोच में पड़ गई, पर ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। पर नीता कह रही है तो हो सकता है कोई ना आया हो। फिर उसने मन में सोचा, आई होप कि इन्हें कुछ ना हो। यदि मैं समय पर नहीं आती तो इनकी या तो जान चली जाती या तो कोमा में जा सकते थे। बस इनके होश में आने का इंतजार है। उधर शिमला में प्रीति की आंखें उसकी बात सुनकर चमक उठी थी, पर जाने क्यों उसका मन रवि पर विश्वास करने का नहीं हो रहा था। पर उसने मन कड़ा करके विश्वास करने का फैसला किया, पर अभी भी मन में डर कायम था। वो कार का पेमेंट करके कार से बाहर निकली और उसने पास ही की एक छोटी सी शॉप से हल्द्वानी घाटी रेजिमेंट जाने का रास्ता पूछा। शॉप वाले ने प्रीति को ऊपर से नीचे देखा और कहा, पर बिटिया यहाँ की नहीं लगती, अकेले यहाँ क्यों आई? अभी मौसम भी ठीक नहीं है, आपको घर चले जाना चाहिए। पता नहीं कब मौसम पलट जाए, कुछ भी भरोसा नहीं है।